हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्टूडियो। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 के काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़ लिए थे। मैं आपको एक बार बुक दिखा देता हूँ। तो बच्चों, पार्ट 1 में हमने इसका इतना पोर्शन पढ़ लिया था और पार्ट 2 में हमने इसका इतना पोर्शन पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे अदर इम्पॉर्टेंट टर्म्स और इसके बाद बच्चों ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपने पुराने वाले वीडियोस नहीं देखे, इसका पार्ट 1, पार्ट 2 या फिर चैप्टर नंबर 1, तो बच्चों उसका लिंक आपको मैं आई बटन में ऊपर दे दूंगा, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अदर इम्पॉर्टेंट टर्म्स पार्ट 3 है बच्चों ये। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ये बच्चों पार्ट 3 है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहली टर्म जो हमारे आगे आई है वो है बैड डेब्ट। बैड डेट्स। अच्छा बच्चों, क्या होते हैं ये बैड डेट्स? अगर हम देखें तो आपको समझाऊं तो आपको मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो बच्चों, यहाँ मैं एक बिज़नेस चलाता हूँ और मैं इस बिज़नेस का ओनर हूँ। ठीक है बच्चों, फिर मैंने कुछ पैसे किसी थर्ड पर्सन को उधार पे दिए। इसके पास मैंने 10,000 रुपये दिए ए को। ठीक है बच्चों, फिर बी आया। बी भी मेरा दोस्त था, उसने भी बोला मुझे भी कुछ पैसे उधार दे दो, तो मैंने उसको 5,000 रुपये दे दिए। ठीक है, अच्छा, तो ये दोनों के दोनों को मैंने पैसे दे दिए उधार। तो बच्चों ये दोनों सबसे पहले मेरे कौन हो गए? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जिन्हें मैं पैसा देता हूँ, यानी इनसे मैं कभी भी पैसा मांग सकता हूँ, ये मेरे कौन हो गए? डेटर्स। ठीक है बच्चों, अब बारी आई रीपेमेंट की। तो बच्चों ए तो एक अच्छा इंसान था, इसने मेरे पैसे लौटा दिए, इसने मुझे पे कर दिए वापस, पे बैक कर दिए इसने। फिर मैंने बोला बी आप भी मेरे पैसे लौटा दो। जैसे ही मैंने इससे बात बोली, ये 2 दिन बाद यहाँ से गायब हो गया, इंडिया छोड़ के ही भाग गया ये, या फिर किसी भी रीज़न से ये गायब हो गया और इसने मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। तो बच्चों ये जो पैसा है जो मैंने उधार दिया था और मुझे नहीं मिला किसी भी रीज़न से, इसी को बोला जाता है बच्चों बैड डेट्स, यानी पैसा डूब जाना। बैड डेट्स की हिंदी लिखूँ तो डूबा हुआ पैसा। ठीक है बच्चों, बैड डेट्स आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट है बच्चों बैलेंस शीट। तो बच्चों बैलेंस शीट एक ऐसा अकाउंट होता है बच्चों जिसे देखकर आप किसी भी बिजनेस की आप फाइनेंशियल पोजीशन पता कर सकते हो, या फिर आप इस अकाउंट को देखकर आप ये बता सकते हो कि ये कंपनी कितनी बढ़िया है या कितनी बेकार है। ठीक है बच्चों, सब कुछ एंड होता है बैलेंस शीट पे। सारी जितनी भी अकाउंटिंग होती है वो लास्ट में जाके बैलेंस शीट पे ही एंड होती है। इसके अंदर हमारे, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ इस तरीके की होती है। इस तरफ बच्चों लाइबिलिटीज़ होती हैं और इस तरफ हमारे बच्चों एसेट्स होते हैं। तो बच्चों यहाँ कुछ एसेट्स होते हैं, मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गया, मशीन, ये बच्चों कुछ एसेट साइड एसेट होते हैं। और उसी हिसाब से लाइबिलिटीज साइड बच्चों सबसे मेन होता है कैपिटल, जो कि बिजनेस में कैपिटल लगाई होगी। मैं इसको एग्जांपल के तौर पे अभी 8 लाख मान लेता हूँ। ओनर ने जो भी कैपिटल बिजनेस में लगाई है वो कैपिटल होती है। और इधर और भी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हमने पैसा पे करना है, लाइक क्रेडिटर्स। ठीक है बच्चों, और अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो यहाँ पे होता है बैंक से अगर हमने कोई लोन लिया हुआ है तो
इस तरफ बच्चों अगर हमारे पास कैश पड़ा हुआ है तो ठीक है बच्चों। और एंड में क्या होता है, ये पूरी की पूरी बैलेंस शीट इक्वल आती है। मैं इसको 5 लाख कर लेता हूँ बच्चों। एंड में क्या होता है, ये पूरी की पूरी बैलेंस शीट इक्वल आती है। जैसे कि आप देखो कि कैपिटल 8 लाख रुपए की, क्रेडिटर 10,000, बैंक लोन 90,000, तो यहाँ का टोटल हुआ 9 लाख रुपीज़। और यहाँ का 5 लाख, 6 लाख, 7, 8, यहाँ भी 9 लाख रुपीज़। तो बच्चों ये बैलेंस शीट होती है जिसे देख के हम ये पता लगाते हैं कि कंपनीज़ के पास कितने सारे एसेट्स हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, कंपनी के ने कैपिटल कितनी लगा रखी है बिजनेस में, उनके क्रेडिटर लोन कितने हैं मार्केट में, कितनों को पैसा पे करना है। तो ये होती है बच्चों बैलेंस शीट। ठीक है, इसको हम और डिटेल में आगे आने वाले चैप्टर्स में काफ़ी जगह सीखेंगे। थर्ड पॉइंट आया बच्चों बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है? मान लो बच्चों एक ये मशीन है, ये मशीनरी है बच्चों, ठीक है, ये मैंने आज खरीदी 1 लाख रुपए की। अब 4 महीने बीत चुके हैं बच्चों, 4 महीने इसके बीत चुके हैं। तो अब अगर मैं किसी से बोलूँगा कि बच्चों, या फिर कोई भी थर्ड पर्सन से मैं बोलूँ कि मेरी ये मशीन ख़रीद लो आफ्टर 4 मंथ्स, तो क्या वो मुझे 1 लाख रुपए देगा? वो मुझे 1 लाख रुपए पे करेगा इस मशीन के? जी नहीं, वो बिल्कुल भी इसके मुझे 1 लाख रुपए नहीं देगा। वो बोलेगा मुझसे 80 ले लो, 70 ले लो, 60 ले लो, लेकिन 1 लाख तो वो नहीं देगा। तो बच्चों ये जो गिरावट आई है वैल्यू में, जो गिरावट आई है, जो सेलर मेरे को पे, जो परचेज़र है वो मुझे पे करना चाह रहा है, ये जो गिरावट आई, ये गिरावट आती है ड्यू टू डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? ये वही चीज़ है जो आपकी मशीन की वैल्यू कम कर देता है। मान लो मैंने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी, तो उसको मैं यूज़ करूँगा, और यूज़ करते करते जो भी उसमें छोटी मोटी स्क्रैचेस आएंगे, या फिर थोड़ी बहुत ख़राबी आएगी, या हल्की बहुत टूट फूट हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें उस मशीन की वैल्यू कम कर देता है। और जितनी कम कर देता है उसी चीज़ को डेप्रिसिएशन बोला जाता है बच्चों। ठीक है, पहले पॉइंट तो ये हो गया। अब ये तो वो वाली वैल्यू है जो परचेज़र मुझे बोल रहा है कि मैं आपकी मशीन 80,000 में ख़रीदूँगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं, आपकी बात सही नहीं है, मैंने 1 लाख में ख़रीदी ज़रूर थी, लेकिन इसकी आज की वैल्यू मेरे हिसाब से 90,000 है। तो बच्चों इसे बोला जाता है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है बच्चों? जो ऑनर है वो जो उसकी वैल्यू सेट करता है, वो बुक वैल्यू होती है। ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट है बच्चों बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है? तो बच्चों जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उन सबको रिकॉर्ड करने के लिए जो जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जितने अकाउंट्स बनाए जाते हैं उन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए वो सब बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं बच्चों। ठीक है, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग जगह हम रिकॉर्ड करते हैं, तो वो सारी जब हम रिकॉर्डिंग सारे के सारे अकाउंट इकट्ठा कर लेते हैं उनको बुक्स ऑफ अकाउंट बोला जाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बच्चों, इसको आप इजी कॉस्ट भी बोल सकते हो, और शॉर्ट फॉर्म इसकी COGS भी होती है। तो कॉस्ट आपको पता है क्या है? मान लो मैं आज मार्केट गया और ये वाला पेन मैं लेके आया, ये वाला मैं पेन लेके आया 10 रुपये का। इसको घर लाते लाते मैंने 2 रुपये की लेबर पे करी। ठीक है बच्चों, घर आके अब ये हो गया मेरा 12 रुपये का। फिर बच्चों मैंने इसको शोरूम भेजा, और शोरूम में एक दो मेरे मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ थे उनको सैलरी पे करी इस पेन को साफ़ रखने की। तो बच्चों अब इसकी वैल्यू हो गई 15। अब ये शोरूम में पड़ा है, इसकी वैल्यू है 15 मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन मैंने अपने शॉपकीपर्स को बोला है इसको आप बेचना 25 रुपीज़ में। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गई सेल, ये हो गया इसका COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो गुड्स आपने सोल्ड करे उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो भी आपने गुड्स बेचे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है, तो वो 15 है बच्चों।
ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। 6 पॉइंट क्या है बच्चों इसमें, क्रेडिट। क्रेडिट मीन्स वैसे बच्चों एक उधार भी बोला जाता है, और इस वाले क्रेडिट का मतलब ये है कि जब हम एक अकाउंट बनाते हैं, मैं आपको आगे सिखाऊंगा वैसे, तो इसका जो राइट साइड, ये वाली साइड जो होती है, ये क्रेडिट साइड होती है बच्चों। ये जो साइड होती है ये क्रेडिट साइड होती है। आपको अभी इतना कोई क्रेडिट और डेबिट को समझने की ज़रूरत नहीं है, हम अभी आगे चैप्टर्स में सही से इनको सीखने वाले हैं। नेक्स्ट है बच्चों डेबिट। तो बच्चों डेबिट हमारा कौन सी जगह होती होगी फिर, डेबिट लेफ़्ट साइड होती होगी, बिल्कुल सही। हम अकाउंट के ऊपर देखो बच्चों, यहाँ डेबिट लिखते हैं, यहाँ क्रेडिट लिखते हैं। आपको हर टी शेप अकाउंट के ऊपर, मतलब ये टी शेप अकाउंट ही होते हैं, इनके ऊपर डेबिट और क्रेडिट लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद है बच्चों डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन तो मैंने आपको समझा दिया, डेप्रिसिएशन समझाया ना मैंने आपको कि एक वैल्यू, एक मशीन अगर मैंने ख़रीदी 1 लाख रुपए की, आज ख़रीदी मैंने, ये आज का मतलब 1 जन को ख़रीद ली, मान लो 1 जन 2020 में मैंने ये ख़रीद ली। अब मैंने इसको यूज़ करा 5-6 महीने, अब मैं इसको 30 जून 2020 को बेचना चाह रहा हूँ, 30 जून को मैं इसको सेल करना चाह रहा हूँ। तो बच्चों एक पर्सन आया मेरे आगे जो तैयार था इसको ख़रीदने के लिए। मैंने बोला ठीक है जी, लाओ मुझे 1 लाख रुपए दे दो और मेरी मशीन ले जाओ, जो मैंने 1 लाख की ख़रीदी थी, मुझे 1 लाख दे दो। तो क्या ये मुझे देगा? बिल्कुल नहीं, ये बोलेगा हट, 1 लाख में तुझे क्यों दूँ? अगर मुझे 1 लाख की मशीन ख़रीदनी ही है तो क्या मैं मार्केट से ना ख़रीद लूँ? तेरी यूज़ मशीन क्यों ख़रीदूँ मैं? तो बच्चों ये बोलेगा, ये अपनी कोई भी एक वैल्यू बताएगा, हम मान के चलते हैं वो बोलेगा मेरे को 75 में दे रहे हो तो दे दो, या फिर 80 में दे रहे हो तो दे दो, या फिर 90 में दे रहे हो तो दे दो। तो ये वैल्यू जो कम हो रही है ना बच्चों, जो डिफरेंस आ रहा है इनके बीच का, इसी को बोला जाता है डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्यों होता है ये हम एक चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको और अच्छे से सिखाऊंगा मैं, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट है बच्चों एंटिटी। एंटिटी बच्चों, एंटिटी का क्या मतलब होता है? एंटिटी मतलब होता है बच्चों एक अलग से, एक ऐसी चीज़ जो खुद काम करती हो। मान लेते हैं हम जैसे बिज़नेस है, तो ये बोला जाता है कि बिज़नेस या फिर कंपनी जो होती है वो अपने जो भी उसका ओनर होता है उससे बिल्कुल अलग होती है, मीन्स उससे उसका कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है बच्चों। ये एक तरीके की इकोनॉमिक एंटिटी होती है। आप ऐसा मान लो बच्चों जैसे कि ये कंपनी का नाम होता है, एंटिटी अलग होती है, कंपनी का नाम होता है। जैसे आपने सुना होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़, या फिर बजाज ऑटो, या मारुति। तो ये बच्चों सारी की सारी एंटिटीज़ हैं, बल्कि इनके देखो रिलायंस के मालिक हमारे अंबानी जी हैं, लेकिन ये जो रिलायंस है ये एक अलग एंटिटी है, ये कंपनी है एक अलग। अलग मीन्स की है तो अंबानी जी की, लेकिन ये अपने आप में एक अलग अपना प्रेजेंस रखती है, इसी को बोला जाता है बच्चों एंटिटी, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों है एंट्री। तो एंट्री का मतलब आपको पता है, रिकॉर्डिंग, इसका मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन जर्नल फॉर्म। मतलब आप अभी ये समझ लीजिए, एंट्री का मीन्स ये होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन अगर होती है तो इसको रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। तो बच्चों उसको रिकॉर्ड करने को ही बोला जाता है कि एंट्री कर लीजिए, ठीक है बच्चों। इसके बाद आता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट, और बच्चों इसको एक और नाम से जाना जाता है बैंकरप्ट। हिंदी में इसको, शुद्ध हिंदी में इसको दिवालिया बोला जाता है बच्चों। तो इसका क्या मतलब होता है?
अगर मैं बोलता हूँ एक पर्सन है, अगर मैं बोलता हूँ ये पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया या फिर ये पर्सन बैंकरप्ट हो गया, इट मीन्स कि ये अब अपने जो भी ड्यूज़ हैं वो पे नहीं कर सकता बच्चों। मतलब अब ये इस पोजीशन में ही नहीं है कि इसने जो भी मार्केट से उधार लिया हुआ है वो ये पे कर सके। अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। शिवाजी द बॉस आपने एक मूवी देखी होगी, उसमें रजनीकांत बच्चों लास्ट में नहीं, मतलब बीच में मूवी के जब वो अपने हॉस्पिटल बनवाता है तो उस टाइम पे क्या होता है, वो केस हार जाता है और उस हिसाब से बच्चों फिर उसका पूरा का पूरा घर नीलाम हो जाता है और सब कुछ उसके पास से चला जाता है। तो बच्चों उस केस को ही बोला जाता है बैंकरप्ट हो जाना। ठीक है, बैंकरप्ट या फिर इंसॉल्वेंट उसी को बोला जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर कौन होता है बच्चों? प्रोप्राइटर एक तरीके से आप समझ लो ओनर होता है जो कि इन्वेस्ट करता है इन बिजनेस में, जो इन्वेस्ट करता है और जो रेडी टू टेक रिस्क, जो कि रिस्क लेने के लिए तैयार रहता है हमेशा अपने बिजनेस के लिए। ठीक है बच्चों, तो प्रोप्राइटर इसे बोला जाता है। नेक्स्ट टर्म है बच्चों रिबेट। हिंदी में इसको बोला जाता है छूट देना बच्चों। रिबेट का मतलब होता है बच्चों छूट देना। मान लो मैं आपको इसका एग्जांपल देके समझाता हूँ कैसी छूट, कौन सी छूट। मान लो ये पर्सन है ए, ये ए है, इसने बी से पैसे लेने हैं। कितने रुपए लेने हैं इसने लेने हैं 4,500 रुपये और बी ये पैसे नहीं दे पा रहा इसको, बी इसको ये पैसे नहीं दे पा रहा। तो एक टाइम ऐसा आता है, कुछ टाइम बाद 2-3 महीने बाद बी आगे से खुद फ़ोन करता है ए को, बोलता है ए जो मैंने आपके 4,500 रुपये देने हैं ना, वो तो मैं आपको नहीं दे पा रहा, लेकिन अभी मेरे पास 4,250 रुपये पड़े हैं, आप चाहो तो ये ले सकते हो। तो हम बोलते हैं ठीक है, ऐसा कर, तू मुझे सिर्फ 4,250 ही दे दे और मुझे बाकी के जो बचे 250 रुपये हैं, 250 रुपीज़ जो बचे हुए हैं वो मुझे रहने दे, मत दे, कोई बात नहीं, उसकी मैं तुझे रिबेट दे देता हूँ। तो बच्चों ये जो 250 नहीं ले रहा है, इसी को बोला जाता है रिबेट, छूट दे देना। ठीक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हम आइए एक बच्चों सोल्वेंट। सोल्वेंट कौन होगा बच्चों? इंसॉल्वेंट जैसे हमने पढ़ा, तो बच्चों ये कौन होगा? इंसॉल्वेंट होता है जो अपने ड्यू पे नहीं कर पाता। ये कौन होगा? हु पेज हिज ड्यूज, जो अपना ड्यू पे कर सकता है वो सॉल्वेंट है बच्चों, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लास्ट टर्म है बच्चों इस चैप्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। या फिर फाइनल अकाउंट्स। ये बच्चों इसकी लास्ट टर्म है, इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म है। तो बच्चों फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? बच्चों हम जब बिज़नेस करते हैं तो पूरे साल हम एक्सपेंसेस करते हैं, कहीं से हमें इनकम होती है, गुड्स परचेज़ करते हैं, सेल करते हैं, किसी को क्रेडिट सेल करते हैं, उधारी पे बेचते हैं, कहीं से उधारी पे ख़रीदते हैं, किसी को डिस्काउंट देते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें होती है बच्चों बिज़नेस में, कमीशन कमाते हैं, किसी को रेंट पे करते हैं, सैलरी पे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों रिकॉर्ड करी जाती है। उसके बेस में लास्ट में ये निकाला जाता है कि इतना सब कुछ करने के बाद क्या एट द एंड हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो बच्चों ये जानने के लिए हमें 3 अकाउंट बनाने पड़ते हैं। सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इस ट्रायल बैलेंस के अंदर हर एक चीज़ होती है जिसको देख के फिर हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं बच्चों, इस ट्रायल बैलेंस को देखकर। और एट द एंड हम बनाते हैं बच्चों, सबसे लास्ट में हम बनाते हैं एक बैलेंस शीट। तो बच्चों इन्हीं को बोला जाता है फाइनल अकाउंट। ठीक है,
और अच्छा डिटेल में इसे जानने के लिए बच्चों इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर गिवन है, तो हम वो चैप्टर भी पढ़ेंगे पूरा का पूरा। ठीक है बच्चों, तो आपका चैप्टर नंबर 2 ख़त्म हो गया। मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ। तो देखो बच्चों, हमने ये सारी ट्रांजैक्शंस पढ़ी थी, ये जितने भी टर्म्स थी, फिर पार्ट 2 में हमने ये पढ़ा था। आज हमने अदर इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स ख़त्म कर ली बच्चों, आप चाहे तो देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों पीछे सब इनकी आपको बताया गया है कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, तो वो मैंने आपको डिटेल में समझा दी विद एग्जाम्पल। ठीक है बच्चों, तो हमारा चैप्टर नंबर 2 भी ख़त्म हो गया। आप ये सब नोट डाउन कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और बच्चों आपसे एक मुझे बात करनी थी कि आप जो भी वीडियो देखें उसे लाइक ज़रूर करें बच्चों। ठीक है, तो ये चैप्टर भी हमारा ख़त्म। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 3 के साथ बच्चों। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू बच्चों।